आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मिड लाइफ क्राइसिस की। दोस्तों, स्पॉटिफाई एनालिटिक्स के मुताबिक प्योर जिंदगी पॉडकास्ट की 50% ऑडियंस इस वक्त मिड लाइफ में है और मेरे करीब 25% लिसनर्स मिड लाइफ के दरवाजे पर खड़े हैं। मैं खुद भी मिड लाइफ से गुजर रहा हूं। हम सब के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि इस भूल भुलैया में जिसे मिड लाइफ कहते हैं, क्राइसिस क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। हार्वर्ड बिजनेस रिसर्च में पब्लिश्ड द एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी ऑफ मिड लाइफ चेंज के मुताबिक एज से जुड़े हमारे कॉन्सेप्ट्स सच्चाई से कोसों दूर हैं। सन 1900 में जीवन प्रत्याशा का वर्ल्ड एवरेज था 30 से 32 साल के बीच। 1950 में ये 48 साल के करीब था। 2020-21 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का वर्ल्ड एवरेज 72 से 73 साल के बीच था। आज पश्चिमी देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल पर पहुंच चुकी है। आज हम मंगल ग्रह के रहस्य सुलझा रहे हैं, लेकिन हमारे एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद उसी रिटायरमेंट एज पर टिकी हुई है जो सिर्फ नौकरी करने वालों पर लागू होती है। तो चलिए खोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस की जन्म कुंडली। इलियट जैकस ने 1965 में अपने एक रिसर्च पेपर में मिड लाइफ क्राइसिस टर्म कॉइन किया था। 1917 में पैदा हुए इलियट तब 48 साल के एक अनजान कैनेडियन डॉक्टर और साइको एनालिस्ट थे। लेकिन 2003 में जब इलियट ने अंतिम सांसें ली, वो दुनिया के एक स्थापित मैनेजमेंट कंसल्टेंट और सोशल साइंटिस्ट थे। कॉर्पोरेट कल्चर, फेयर प्ले, मैच्योरेशन कर्व जैसे टर्म्स इलियट के दिए हुए हैं। मतलब मिड लाइफ क्राइसिस की पहचान करने के बाद इलियट ने खुद ये साबित किया कि इसके बाद भी लाइफ कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है। हार्वर्ड बिजनेस रिसर्च ये आर्ग्यू करता है कि आज हम सब के भीतर एक इलियट होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि मिड लाइफ हमारे जीवन का एक अहम पड़ाव है, जहां हम अपनी एडल्ट ईयर्स और ओल्ड एज के बीच खड़े होते हैं। जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हासिल किया वो काफी है या कम है? क्या इन चीजों में अब भी वही सेंस ऑफ मीनिंग एंड फुलफिलमेंट है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसी सेल्फ क्वेश्चनिंग की वजह से मिड लाइफ में सेल्फ इमेज और जिंदगी को लेकर आपका नजरिया बदलता है। बाहर लाइफ में बहुत से चैलेंजेस बाकी हैं और भीतर मन में कई तरह की हलचल है। इसीलिए मिड लाइफ को अक्सर हम एक क्राइसिस के तौर पर देखते हैं। लेकिन मिड लाइफ क्राइसिस तभी बन सकता है जब आप करियर में, रिश्तों में या फिर अपनी हॉबीज को लेकर एब्रप्ट फैसले करने लगे, इम्पल्सिव बिहेव करने लगे। इससे हेल्थ, करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप को काफी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ इसी सेल्फ क्वेश्चनिंग की वजह से परिवार या काम के प्रति और ज्यादा फोकस्ड भी हुआ जा सकता है। मिड लाइफ के बदलावों को मैनेज करने में आपके नजरिए का बड़ा रोल है। 40-45 की उम्र के बाद हमारे दोस्त हर बात पर सजेशन देने लगते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस है यार, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहने के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल बुरा नहीं है। रिसर्च बताते हैं कि सभी लोग मिड लाइफ में बदलाव महसूस करते हैं, लेकिन सभी लोग क्राइसिस में नहीं फंसते। कुछ लोग इसके लिए पहले से खुद को तैयार रखते हैं। कुछ लोग चीजों को वक्त पर समझ लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसी फीलिंग्स का शिकार हो जाते हैं जो डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है। ऐसी फीलिंग्स का कारण कुछ भी हो सकता है। पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं और उनकी देखभाल ठीक से होनी चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रह गई। सेहत पर भरोसा कम रह गया है। रिश्ते बदल रहे हैं। मेनोपॉज, पार्टनर की बेवफाई, जीवन के अंत की तरफ बढ़ने का एहसास, घर में स्ट्रेस, ऑफिस में स्ट्रेस, ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। लेकिन लगता यही है कि अपनी असफलताओं और निराशाओं को गिनने का वक्त आ गया है। लगता है कि मेरी आइडेंटिटी कुछ और है और मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और। ये एक उलझाने वाली क्राइसिस है। ऐसे में फिजिकल और मेंटल हेल्थ लाइफ की पिछली सीट पर चले जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। पिछली शताब्दी में 1917 के आसपास मिड लाइफ से जुड़े एक कॉमन कंडीशन को ढूंढा गया।
और इसे नाम दिया गया एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। बच्चा बड़ा हो गया और घर से दूर चला गया। तब पेरेंट्स को ऐसा महसूस हो सकता है कि जिंदगी के अब कोई खास मायने नहीं रहे, करने को कुछ बचा नहीं। माता पिता दोनों में एक सेंस ऑफ लॉस और एम्प्टीनेस आ जाता है। लेकिन वैसी महिलाएं या वैसे पेरेंट ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं जो इस चेंज को एक चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेस की तरह लेते हैं, जिन्हें लगता है कि पता नहीं बच्चा अपनी जिम्मेदारी ठीक से उठा पाएगा या नहीं। ऐसी महिलाएं जो बच्चे का दूध छुड़ाने में या बच्चे को स्कूल भेजने में भावुक हो जाती थीं, ऐसी महिलाएं जिनकी आइडेंटिटी उनके पेरेंटल रोल तक सीमित है, जो फुल टाइम पेरेंट हैं, या जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, या जो सिंगल पेरेंट है, इन्हें जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने का एक जरिया ढूंढना पड़ता है। नहीं तो बच्चों के जाने के बाद एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम इन्हें घेर लेता है। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम की तरह कई मेंटल कंडीशंस हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस के इंडिकेटर है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मेजर मूड चेंज, बेवफाई यानी इनफिडेलिटी, हेल्थ को लेकर एक्सेसिव डर जिसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जवानी, एक्स लवर्स, पुराने एडवेंचर्स और पुरानी आजादी की यादों में खोए रहना। असल में मिड लाइफ में आदमी खुद से रिकनेक्ट करने का रास्ता ढूंढता है। रास्ता नहीं ढूंढ पाता तो एक डिनायल के साथ मिड लाइफ क्राइसिस की शुरुआत होती है, जो बाद में एंगर में बदल जाती है। फिर हम मन में ये जुगाली शुरू कर देते हैं कि क्या क्या हो सकता था, या फिर अपने पास्ट को रीप्ले करने लगते हैं, इम्पल्सिव और रेकलेस बिहेव करते हैं। ये सब कुछ मिलकर हमें और स्ट्रेस देते हैं और क्राइसिस और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती है। सवाल यह है कि इस क्राइसिस से निकला कैसे जाए। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और एक्सरसाइज करने से मूड कंट्रोल में आता है और हेल्थ पर भी बेहतर कंट्रोल फील होता है। अकेलापन और संकोच हटाकर अगर दोस्तों से या किसी एक्सपर्ट से बात की जाए तो इससे काफी राहत मिल सकती है। नजरिया बदलकर खुद को प्रेजेंट में बनाए रखना सबसे जरूरी है। लक्ष्य बना ले कि अतीत या भविष्य में अटकने की बजाय उस वक्त का इस्तेमाल करेंगे और वर्तमान को बेहतर बनाएंगे। असल में मिड लाइफ क्राइसिस का इलाज करने जैसी कोई बात है ही नहीं। इसे ठीक से समझना है, विकल्प और संभावनाएं तलाशनी है और उन पर चल पड़ना है। जैसे कि अगर आप एक औरत हैं और एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जैसा कुछ महसूस करती हैं तो आप दोबारा काम करना शुरू कर सकती हैं। बच्चे को समर्पित कोई काम कर सकती हैं, जैसे कि उसका एक लाइफ जर्नल तैयार कर सकती हैं। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों का कमरा हमेशा इंटैक्ट रखते हैं। मिड लाइफ में जब बच्चे दूर जाते हैं एक नए तरह की आजादी भी आती है, जहां आप वापस कपल बन सकते हैं, एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं और अपनी हॉबीज को फिर जिंदा कर सकते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस कोई नई समस्या नहीं है, इसलिए हर सभ्यता ने इसके रास्ते बनाए हैं। जैसे कि पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि मिड लाइफ में अपनी जवानी को जोर से पकड़ो, सेहत पर ध्यान दो, सोशल और फैमिली लाइफ को जिंदा रखो। वहीं पूर्वी संस्कृतियों में कहा जाता है कि मिड लाइफ में अब तक के एक्सपीरियंस से मिले विजडम को आजमाना शुरू करो। दोनों को मिलाकर देखें तो मिड लाइफ क्राइसिस असल में एक तरह की अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। वैसे भी बचपन और जवानी की तरह मिड लाइफ भी गुजर जाने वाली है। अंत में सबसे अच्छी बात, रिसर्च बताते हैं कि मिड लाइफ में खुशियों का ग्राफ बॉटम आउट होता है। जिंदगी का हैप्पीनेस कर्व यू शेप्ड होता है। जवानी में हम अपनी सेहत और करियर के उफान पर होते हैं, हमें हमारा पार्टनर मिलता है, बच्चे मिलते हैं। लेकिन वक्त के साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं और खुशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मिड लाइफ में हैप्पीनेस कर्व अपने लोएस्ट पॉइंट को टच करता है और वापस बढ़ना शुरू होता है। मिड लाइफ के बाद जीवन का सबसे लंबा सवेरा आता है। बहुत जल्द आप खुशियों के लिहाज से अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दौर में प्रवेश करने वाले हैं। आपको आपके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। सुनते रहिए प्योर जिंदगी। नमस्कार।